अकेले बिजनेस शुरू किया है, 1% कंपनी, ओपीसी बनाना चाहते हो? एक मिनट थांबा। बजट 2021 के स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपीसी का जमकर एडवर्टाइजमेंट किया। I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. तो इसका मतलब क्या ये है कि अब से जो भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको प्रोप्राइटरशिप ओपन नहीं करनी चाहिए और उसको एक और पर्सन ढूंढकर प्राइवेट लिमिटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ओपीसी ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है? जी नहीं। काश डिसीजन इतना आसान होता। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, OPC यानी 1% कंपनी, एक ही जना ये कंपनी बना सकता है। फिर प्राइवेट यानी ये प्राइवेटली ओन्ड है, और लिमिटेड मतलब इसमें जैसे प्राइवेट लिमिटेड में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, LLP में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, वैसे ही OPC में भी लिमिटेड लायबिलिटी है। यानी बिजनेस लॉसेस, बिजनेस लायबिलिटी आपकी पर्सनल वेल्थ को इफेक्ट नहीं करेंगे। कंपनी सेपरेट और आप पर्सनली सेपरेट। तो OPC का स्ट्रक्चर समझते हैं। ओपीसी को इंडिया में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि केवल इसमें एक शेयर होल्डर हो सकता है। जी हाँ, एक ही शेयर होल्डर होगा जिसके पास 100% ओनरशिप होगी कंपनी की। आप चाहे कोई भी दूसरा एक्सटर्नल इन्वेस्टर या अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स देना चाहते हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन सारी ओनरशिप 100% शेयर होल्डिंग एक ही पर्सन के पास होगी। अब चूंकि एक कंपनी है तो शेयर होल्डर के साथ एक डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ओपीसी में जो शेयर होल्डर है वो ही डायरेक्टर भी हो सकता है, यानी एक शेयर होल्डर और वो ही डायरेक्टर। इसीलिए बोला गया 1% कंपनी, क्योंकि वो जो सिंगल पर्सन है वो शेयर होल्डर भी बन जाए, डायरेक्टर भी बन जाए और उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लेकिन इसमें कैच है, आपको एक नॉमिनी लगेगा। नॉमिनी वो पर्सन है जिसको कंपनी मिलेगी अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, क्योंकि कंपनीज के केस में परपेचुअल सक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। चाहे शेयर होल्डर रहे ना रहे, डायरेक्टर रहे ना रहे, कंपनी कंटिन्यूस चल सकती है। अच्छा, जो डायरेक्टर है, यहाँ पे एक डायरेक्टर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस करना है या बोर्ड में और लोग चाहिए तो अप टिल 15 डायरेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल चाहे तो अपने अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकता है। मान लीजिए एक ट्रेडिंग का बिजनेस है तो अलग प्रोप्राइटरशिप, एक कोई सर्विसेज का बिजनेस है तो उसके लिए अलग प्रोप्राइटरशिप, सब में पैन उसी का चलेगा। सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड भी अलग अलग कंपनीज में वो शेयर होल्डर और डायरेक्टर हो सकता है। ओपीसी के केस में एक मेजर रेस्ट्रिक्शन है, 1 इंडिविजुअल 1 ओपीसी। इनफैक्ट वो नॉमिनी भी किसी एक ही ओपीसी में हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन इंडिया में एक ओपीसी का शेयर होल्डर और एक ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। एक और चीज, ओपीसी के केस में जो शेयर होल्डिंग है वो केवल और केवल इंडिविजुअल्स के पास रहेगी। HUF, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोई भी इसका शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। शेयर होल्डिंग इंडिविजुअल की ही रहेगी और इंडिविजुअल को ही अगर बेचनी है तो किसी और इंडिविजुअल को बेची जरूर जा सकती है 100% शेयर होल्डिंग। प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने प्रोप्राइटरशिप किसी को सेल कर दी कंप्लीटली। हाँ, जो उसके पास ट्रेडमार्क है या बाकी चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, वो परचेज किए जा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप इटसेल्फ में आगे ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन ओपीसी के केस में आप 100% शेयर होल्डिंग किसी को बेच जरूर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे एक्सटर्नल फंडिंग रेज करनी हो, कोई नया शेयर होल्डर लेके आना, तो क्या करें? ओपीसी में ये रिलैक्सेशन है। पहले इसमें 2 साल का लिमिटेशन था कि शुरू होने के मिनिमम 2 साल के बाद आप कन्वर्ट करा सकते हो, अब वो लिमिटेशन भी हटा दिया गया है। आप कभी भी चाहें तो अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इसमें जो कैप थी, जैसा आपने स्पीच में सुना, 50 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए टर्नओवर की, वो भी हटा दी गई है। ये कितना भी ग्रो हो सकती है एज ए इंडिविजुअल कंपनी, और उसके बाद जब भी आपको इसको कन्वर्ट करना हो आप दूसरे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल फंडिंग, अदर शेयर होल्डिंग रेज कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप में एक और चीज जो आप नहीं कर सकते थे यहां कर पाओगे, प्रोप्राइटर अपने को खुद को, अपनी ही फर्म को लोन नहीं दे सकता या अपनी ही प्रॉपर्टी अपनी फर्म को रेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि ओपीसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंडिविजुअल अलग है। तो इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देके उस पर रेंटल इनकम ले सकता है, अपना पैसा लोन में देके उस पर इंटरेस्ट इनकम ले सकता है, और वो ओपीसी एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएगा। तो ये तो हो गई रोजी पिक्चर। अब समझ लेते हैं लिमिटेशंस। तो कंपनीज एक्ट ओपीसी पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि दी सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ओपीसी में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप एनबीएफसी ओपन नहीं कर सकते, आप सेक्शन 8 यानी ट्रस्ट टाइप की कंपनीज इसके अंदर नहीं बना सकते। एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज है कि आप दूसरे कॉर्पोरेट बॉडीज की सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं कर सकते, उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर टेक्निकली समझें तो ओपीसी
अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का काम करता है तो वो पॉसिबल नहीं है। ओपीसी का डीमैट अकाउंट भी नहीं खुल सकता, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको रिसर्च से कुछ और पता चला है, मैंने जहां तक पढ़ा है, लोगों से पूछा है, ओपीसी का डीमैट अकाउंट नहीं खुलता है। फिर बात कर लेते हैं एनआरआईज या फॉरेन नेशनल्स की, क्या वो इंडिया में ओपीसी ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, प्राइवेट लिमिटेड में एनआरआईज शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कंसीडरिंग के एटलीस्ट एक इंडियन सिटीजन उसमें डायरेक्टर है। लेकिन ओपीसी के केस में फॉरेन नेशनल्स तो कंपनी ओपन ही नहीं कर सकते। एनआरआई के केस में एक रिलैक्सेशन है कि अगर 120 दिन इंडिया में रहते हैं तो वो ओपीसी ओपन कर पाएंगे। फिर बाकी जो लिमिटेशंस आपको एज स्ट्रक्चर पता ही है कि एक इंडिविजुअल इंडिया में एक ही ओपीसी खोल सकता है, ईसॉप्स, इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी चीज़ के लिए, जब तक कि प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर लिया जाए और किसी को आप शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, शेयर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दे नहीं सकते। तो फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं कि यार ओपीसी ओपन क्यों करें, व्हाट इज द एडवांटेज जब अपन इसको कंपेयर करते हैं प्रोप्राइटरशिप से या प्राइवेट लिमिटेड से। तो सर ये ओपीसी का रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी आसान होता होगा, मतलब कॉस्ट कम आती होगी। हाँ मतलब प्राइवेट लिमिटेड से कम ही है, और 1000-2000 कम कर लेना, मतलब घर की बात है, कोई बात नहीं है, ऐसा कम कर लेना थोड़ा। सर ये ओपीसी मैं अकेला हूँ और ओपीसी रजिस्टर करना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन तो फटाफट हो जाएगा और कॉस्ट कम आएगी ना। हाँ मतलब प्राइवेट लिमिटेड से तो कम कर लेंगे, 1000-2000, प्राइवेट लिमिटेड जितनी नहीं करेंगे, 1000 रुपये 2000 कम कर लेना आप, चलो। और सर मैं ज़्यादा क्या कंप्लाइंस वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, सुना है प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारी कंप्लाइंस होती है, आधा टाइम तो उसमें ही लग जाता है। हाँ मतलब प्राइवेट लिमिटेड जितनी नहीं है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, आपका उतना टाइम नहीं लगेगा, बीच का रास्ता है, बीच का। और सर ये लोन और बाकी जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो तो ओपीसी में नो डाउट मतलब प्राइवेट लिमिटेड लेवल वाला ही होगा, बैंक में जाऊँगा तो आराम से लोन वगैरह मिल जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड जितना तो नहीं आराम से मिलेगा, वैसे प्राइवेट लिमिटेड को भी आराम से नहीं मिलता आजकल, तो मतलब ठीक है, प्रोप्राइटरशिप से तो बेटर ही है, बहुत बेटर है प्रोप्राइटरशिप से। और सर ये वीसी फंडिंग वगैरह वो सब तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड में तो ले ही सकता है, नो इसमें तो ले ही पाएंगे अपन, क्या सिचुएशन है। हाँ मतलब आप कभी भी चाहो तब इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा लो और फंडिंग वगैरह जो भी लेनी है ले लो उस समय। हाँ मेरी जो कंसल्टिंग है वो लग जाएगी, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, हमें नहीं पैसे दोगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड से कंपेयर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, कंप्लाइंस, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम आने वाली है, इवन दो द प्रोसेस इज स्लाइटली इजी फॉर द सीए और सीएस हु इज डूइंग दिस, बट कॉस्टिंग ऑलमोस्ट आपको सेम ही पड़ती है। फिर अगर बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के बाकी ऑप्शंस तो आपके पास है ही नहीं, जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किए बिना इसमें इक्विटी फंडिंग नहीं ले सकते हो, कोई डिबेंचर्स वगैरह इश्यू नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो लोन ही एक ऑप्शन बचता है, और लोन में भी जहाँ तक मैंने लोगों से बात करी है ये पता चला है कि ओपीसी को अगेन बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है इसमें एक ही जना, सिमिलर सी आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी लेकिन स्लाइटली लेस फेवरेबल। ऐसा आखिर क्यों, मतलब नाम ही सजेस्ट करता है ओपीसी, और इसको इस तरह से एडवर्टाइज किया गया है, पब्लिसाइज किया गया है कि ओपीसी मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए एक बेस्ट यूनिट है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन इट्स फॉर स्मॉल बिजनेस, ऐसा आपको कोई यूनिकॉर्न नहीं मिलेगा जो ओपीसी है। तो अगर आप $1 बिलियन बिजनेस बनाना चाहते हो तो ओपीसी नहीं होगा, आप डेफिनेटली तब तक उसको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर चुके होगे। इसके अलावा एक और एंगल जो अपन ध्यान देते हैं वो है इनकम टैक्स वाला। तो कंपनीज पे जैसा आपको पता है कि जो 30% टैक्स स्लैब इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट रहती है, कंपनीज में उससे कम टैक्स स्लैब होती है, 25%, 22%, 15%, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के हिसाब से। तो वही टैक्स स्लैब ऑब्वियसली ओपीसी में भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, कैच ये है कि अगर आप कंपनी से प्रॉफिट शेयर लेते हो एज अ शेयर होल्डर उसमें से प्रॉफिट शेयर ही ले सकता है। तो प्रॉफिट शेयर जब आपने उसमें लिया तो आपके ऊपर वही सारे टैक्स लगेंगे जो आपको एज अ इंडिविजुअल लगते थे, यानी डबल टैक्सेशन यहाँ पे हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में सारा इनकम आपकी, सारा प्रॉफिट आपका, उसमें जो एटीसी के एग्जाम्पशंस वगैरह हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो। तो ओपीसी के केस में अगर आप शेयर होल्डर और आप ही डायरेक्टर हो तो एज अ डायरेक्टर आप सैलरी ले सकते हो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले सकते हो, जो इंटरेस्ट वाला मैंने बताया कॉम्पोनेंट, रेंट वाला कॉम्पोनेंट बताया, उससे आप कुछ प्रॉफिट ओपीसी का कम करके अपनी बुक्स में ऐड कर सकते हो, और फिर बचे हुए पैसे पर जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर ओपीसी की जो लेसर टैक्स स्लैब्स है उसके हिसाब से टैक्स पे करके वो पैसा आप कंपनी में ही इन्वेस्टेड रख सकते हो और कंपनी को ग्रो करने में मदद कर सकते हो। तो अगर आप 10-20 लाख की रेंज का अभी की टैक्स स्लैब के हिसाब से बिजनेस कर रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट आपको ओपीसी खोलने से नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ टैक्स बेनिफिट आपको ओपीसी में मिलता है। तो अगर अपन देखें बारीकी से, प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी या प्राइवेट लिमिटेड, तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुने, तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आपके बिजनेस डे 1 से प्रॉफिटेबल है, एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, बेचना वगैरह नहीं चाहते हो आप आगे किसी को, रिस्की नहीं है, लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट कम है, यानी लायबिलिटीज नहीं आपके ऊपर। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं यार, आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोली या इस तरह का कोई बिजनेस किया, नॉर्मल कोई किराने की शॉप है जहाँ पे आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है,
और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करने वाले हैं जिसमें आपको लगता है कि लॉस होने की संभावना है, लोन वगैरह चाहिए, हमको अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखनी है, पर्सनल एसेट्स को दांव पे नहीं लगाना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंसीडर करिए। आप बोलेंगे मैं तो अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसके साथ प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा? तो उसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड बनाइए जिसको आप ओपीसी में नॉमिनी बनाने वाले थे, क्योंकि वो आपके बाद आपकी कंपनी को ओन कर लेगा। तो उस पर आप इतना भरोसा कर रहे हो कि आपके बाद वो आपकी कंपनी चला लेगा, तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक नॉमिनल शेयर होल्डर और डायरेक्टर तो बना ही सकते हो। सो दैट्स माई 2 cents। इट वॉज बिजनेस बेसिक्स एपिसोड नंबर 6। माई नेम इज ऋषभ जैन। जय हिंद।